देखिए, चुनावी नतीजे सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते। असल में वो हमें सुनाते हैं लोगों और सत्ता के बीच की एक गहरी कहानी। आज हम उत्तर प्रदेश के हरैया विधानसभा क्षेत्र में इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ अच्छे शासन का असली ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। जी हाँ, हर चुनाव की कहानी जमीन से ही शुरू होती है। लोगों की उम्मीदों से, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों से। राजनीति कागज पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी आजीविका और उनके सम्मान की जमीन पर चलती है। तो अगर हमें हरैया की सियासत को समझना है, तो सबसे पहले हमें वहां की लोगों की आवाज को सुनना होगा। तो चलिए, इससे पहले कि हम नंबरों की बात करें, हम जमीन पर लोगों की आवाज सुनते हैं। याद रखिए, हर वोट के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर उस वोट के पीछे भी जो डाला ही नहीं गया, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हरैया में लोगों की जो परेशानियां हैं वो बहुत ही बुनियादी हैं, रोजमर्रा की हैं। एक तरफ किसान हैं जो सूखे और सिंचाई की नाकामी से जूझ रहे हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ खराब सड़कें, आती जाती बिजली और पीने के साफ पानी की कमी, ये वो मुश्किलें हैं जो हर दिन सामने खड़ी होती हैं। और फिर भविष्य की चिंता। अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों के लिए कोई स्थानीय रोजगार नहीं है। और इन सबके बीच समाज के कुछ तबकों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। समझिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं है, ये वो जमीनी हकीकत है जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकती है। तो अब जब हमने जमीन की आवाज को महसूस कर लिया है, तो चलिए अब उन आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी कहानी को एक चुनावी नतीजे की शक्ल देते हैं। ये आंकड़े एक तरह से हमारे इस विश्लेषण के सबसे मजबूत सबूत हैं। साल 2022 में हरैया के अंदर कुल मतदाताओं की संख्या थी 3,88,924, यानी करीब करीब 3,89,000 वोटर। ये एक काफी बड़ी संख्या है जो इस विधानसभा क्षेत्र की अहमियत को दिखाती है। लेकिन इनमें से वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 56.91%, यानी लगभग 57%। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि लगभग 43% वोटरों ने वोट ही नहीं दिया। अब ये जो खामोशी है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम है और इस पूरी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी। अब जो वोट पड़े, उनमें से बीजेपी के उम्मीदवार अजय सिंह को मिले 39.85% वोट। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार त्र्यंबक नाथ को मिले 31.57%। ये जो फासला है, ये साफ तौर पर बताता है कि जीत किसकी हुई। और अगर हम वोटों की गिनती में देखें, तो ये फासला था 18,329 वोटों का। यही वो चुनावी पहाड़ है जिसे पार करना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारे सार्वजनिक जीवन की बुनियाद हर एक व्यक्ति का सम्मान है, उसकी गरिमा है। और जब लोग अपने वोट के जरिए या अपनी खामोशी के जरिए कुछ कहते हैं, तो ये एक ऐसा संदेश होता है जिसे बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनना और समझना चाहिए। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों और उनकी मायूसियों का आईना है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से गहरे पैटर्न थे, वो कौन सी ऐतिहासिक वजह थीं जो हमें 2022 के इस नतीजे तक ले आईं। चलिए, इस जनादेश की बनावट को जरा और गहराई से समझते हैं। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हरैया में सियासी हवा का रुख लगातार बदलता रहा है। जैसे 2012 में देखिए, समाजवादी पार्टी 43% से ज्यादा वोट लेकर मजबूती से जीती थी। लेकिन बस 5 साल बाद 2017 में बीजेपी ने 45% से ज्यादा वोट हासिल करके पूरी बाजी ही पलट दी। और 2022 में बीजेपी की बढ़त तो बनी रही, लेकिन हां, उनका वोट शेयर थोड़ा नीचे जरूर आया। ये जो उतार चढ़ाव है, ये साफ दिखाता है कि हरैया का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इस पूरे नतीजे को समझने के लिए जातिगत समीकरणों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई। बीजेपी ने अपने कोर वोटर यानी सवर्ण जातियों का समर्थन तो बनाए रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने गैर जाटव दलितों और कुछ गैर यादव ओबीसी समुदायों में भी अपनी पैठ बनाई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो मजबूत एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण था, वो तो उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन वो इस समीकरण से आगे अपने जनाधार को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है, और वो है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में आई गिरावट। बीएसपी के कमजोर पड़ने से मुकाबला ज्यादातर दो पार्टियों के बीच का हो गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो ये तो हुई अतीत की बात। अब इसका विश्लेषण करने के बाद आइए आज के रणनीतिक मैदान को समझते हैं, खासकर विपक्ष के नजरिए से। आखिर इस चुनावी रणभूमि का नक्शा आज कैसा दिखता है?
समाजवादी पार्टी की मौजूदा हालत को समझने के लिए चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। एस यानी स्ट्रेंथ, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका वफादार यादव मुस्लिम वोट बैंक। डब्ल्यू यानी वीकनेस, उनकी कमजोरी है दूसरे एससी और ओबीसी समुदायों में गहरी पैठ न बना पाना। ओ यानी अपॉर्चुनिटी, मौका कहाँ है, किसानों की नाराजगी और सरकार के खिलाफ पनप रही भावना में। और टी यानी थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का मजबूत संगठन और ध्रुवीकरण की राजनीति का जोखिम। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देता है। अब किसी भी सियासी दल की ताकत को और गहराई से परखने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये क्या है? ये दरअसल 4 अलग अलग मोर्चों पर पार्टी की ताकत का आकलन है जो हमें एक पूरी तस्वीर दिखाता है। तो इस चतुर्मुख सिद्धांत के पैमाने पर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? पहला, चुनावी मोर्चा। इस पर रेटिंग हाई है क्योंकि उनका कोर वोट बैंक मजबूत है। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा। यहां रेटिंग मीडियम है, कैडर तो है लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तीसरा, नैरेटिव का मोर्चा, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मोर्चा। यहां रेटिंग लो है क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव ज्यादा हावी है। और चौथा, संसाधन का मोर्चा। इस पर भी रेटिंग लो है। ये रेटिंग साफ साफ बताती हैं कि पार्टी की असल ताकत कहां है और कौन सी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को समझा, उसका विश्लेषण किया। अब बारी है समाधान की। और ये एक ऐसा एक्शन प्लान है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो चुनावी रणनीति को सीधे सीधे जनसेवा से जुड़ता है। तो ये है एक 90 दिन की वापसी की रणनीति। इसके 3 अहम चरण हैं। पहला चरण, बेस को मजबूत करना। इसके लिए गरीब कल्याण यात्रा शुरू की जाए जो किसानों की राहत पर फोकस करे और साथ ही एक शिकायत हेल्पलाइन बनाई जाए। दूसरा चरण, अपनी पहुंच को बढ़ाना। इसके लिए घर घर जाकर लोगों से मिलना और स्वास्थ्य और पेंशन कैंप जैसे सामाजिक कार्यक्रम करना। और तीसरा और आखिरी चरण, गेट आउट द वोट। इसमें छोटी छोटी रैलियां करना, अलग अलग जातियों को जोड़ने वाली माइक्रो टीम्स बनाना और अपने हर एक समर्थक को पोलिंग बूथ तक लाना। इस पूरे प्लान की नींव क्या है? जमीन से जुड़ाव और लोगों की समस्याओं का सीधा समाधान। और यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। आज के डिजिटल दौर में किसी भी तरह के प्रचार में वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो साफ कहता है कि सिर्फ पब्लिक में मौजूद डेटा का ही इस्तेमाल हो। यही नैतिक रूप से सही है और यही भरोसे की नींव रखता है। अब किसी भी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए लीडरशिप को कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ते हैं। जैसे कि पहला, उम्मीदवार को चुनाव क्षेत्र में ही रहकर काम करना होगा। दूसरा, सिर्फ हरैया के लिए एक ग्राम कल्याण का संकल्प पत्र तैयार करना होगा। तीसरा, सभी 307 बूथ कप्तानों को नए नैरेटिव और कानूनी बातों पर ट्रेनिंग देनी होगी। और चौथा, फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए एक डेडिकेटेड फैक्ट चेक नंबर जारी करना होगा। याद रखिए, एक अच्छी रणनीति भी सही एक्शन और अनुशासन के बिना बस कागज पर ही रह जाती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना होगा, क्या ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का प्लान है या फिर ये सच में शासन करने का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है? शायद सबसे असरदार सियासी रणनीति वही होती है जिसमें चुनाव जीतने का रास्ता और सुशासन देने का इरादा दोनों एक ही हों। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.